नमस्ते, वेलकम टू डे 2 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उससे डील करने के लिए हमें नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करना होगा अपने मॉडल में। दिस इज डन बाय यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शंस। देयर आर सेवरल एक्टिवेशन फंक्शंस दीस डेज, बट जो हम बहुत कॉमन 4 to 5 एक्टिवेशन फंक्शंस जनरली यूज होता है वो डिस्कस करेंगे आज। Let's start with the first one, which is sigmoid activation function. तो ये जो ब्लू कर्व है ये आपका सिग्मॉइड का कर्व है, एंड ये जो रेड है वो डेरिवेटिव ऑफ द सिग्मॉइड है। जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है वो y एक्सिस को 0.5 पे कट कर रहा है, एंड लेट्स नेम दिस फंक्शन टू बी g ऑफ z, और यही उसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो गया आपका g ऑफ डैश ऑफ z। और दोनों के फंक्शंस हम लिख लेते हैं पहले। g ऑफ z जो है दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z, and the other one, the derivative of this is equal to g of z into 1 minus g of z. ओके, तो अब वैल्यूज देखो, सिग्मॉइड कर्व की जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? कब कैसे यूज करेंगे इसको? आउटपुट लेयर में हम एक न्यूरॉन रख सकते हैं जो एक प्रोबेबिलिटी हमारा आउटपुट कर रहा होगा बिटवीन 0 to 1, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज बाइनरी क्लासिफिकेशन में 0 and 1 है, तो वी कैन से समथिंग लाइक, अगर आपका जो फाइनल प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई है वो 0.5 से ज़्यादा है तो आप 1 क्लासीफाई कर दो, उससे कम है तो आप 0 क्लासीफाई कर दो। ओके, बट वन थिंग हियर इज कि हमें नॉर्मली, अगर आपका न्यूरल नेटवर्क काफ़ी डीप है, मतलब नंबर ऑफ लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इंटरमीडिएट लेयर्स में सिग्मॉइड या टैन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इट जो ये वाले सिग्मॉइड और टैन है ये दोनों ही आपका वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को लाता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है और इसमें क्यों आ रहा है? वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हम काफ़ी डीप में आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए हम देख लेते हैं इस कर्व को। तो g ऑफ z, जैसे आपका z इज टेंडिंग टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, तो आप देख सकते हो जो आपकी g ऑफ z का वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू z आपका चेंज नहीं हो रहा है ज़्यादा, एंड सेम फॉर व्हेन योर z इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, राइट? तो ये काफ़ी सारे अराउंड 1 1 1 टाइप्स होंगे और ये 0 के अराउंड होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट जो है, आप ये जो जी ऑफ जेड, जी डैश जेड भी आप देख सकते हो, ये भी इट्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इट्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो ग्रेडियंट जो है ऑन दी एंड्स, ऑन दी एक्सट्रीम एंड्स, इट्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो आपका इसी चीज़ तो आपका ग्रेडियंट्स जो है वो वैनिश हो जा रहे हैं। तो जो इनर लेयर्स हैं डीप न्यूरल में, वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके ग्रेडियंट्स पूरे वैनिश हो चुके होंगे। तो इसलिए हम लोग सिग्मॉइड को एज एन इंटरमीडिएट लेयर कभी यूज नहीं करते हैं, बट इट इज गुड फॉर योर आउटपुट लेयर बिकॉज इट आउटपुट्स योर वैल्यू बिटवीन 0 and 1, उसको हम प्रोबेबिलिटी की तरह यूज कर सकते हैं फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। आई गेस दिस इज क्लियर। Let's move ahead to the next activation function. We are discussing the next one is tan H activation function. इसका कर्व भी काफ़ी सिमिलर है टू योर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे इसमें एस शेप्ड कर्व है, इसमें भी वैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि ये जो कट कर रहे हैं वाई एक्सिस को कर्व, दैट इज एट इट्स एट 0। ओके, एंड इसकी वैल्यू की रेंज जो है -1 से 1 तक ये वैल्यूज को ले सकते हैं। tan h जो है -1 से 1 की रेंज में लाई करता है, और ये 0 to 1 लाई कर रहा था।
अब हम लोग इसका फंक्शन अगर देखना चाहे अगेन वी आर नेमिंग इट सेम g ऑफ z एज द tan h, और इसका जो डेरिवेटिव वाला ये डेरिवेटिव कर्व है इसको हम नेम करते हैं g ऑफ डैश ऑफ z। सो फंक्शंस लिखते हैं। g ऑफ z जो है दिस इज इक्वल टू e ऑफ z माइनस e ऑफ माइनस z अपॉन e ऑफ z प्लस e ऑफ माइनस z, और जो इसका डेरिवेटिव है वो हो जाएगा g ऑफ g डैश z इज इक्वल टू 1 माइनस जी जेड दी होल स्क्वायर, नॉट दी होल स्क्वायर, जी जेड स्क्वायर, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 है। जब x z यहाँ पे 0 हो जाएगा तो दिस विल बी 1। ओके, ग्रेडियंट 1 है। सेम हमने जो सिग्मॉइड में पढ़ा कि हम इंटरमीडिएट लेयर के लिए यूज़ नहीं करेंगे इसको बिकॉज इट लीड्स टू वैनिशिंग ग्रेडियंट, सेम प्रॉब्लम हम यहाँ भी देख सकते हैं फॉर योर tan h, बिकॉज जब आपके एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगे तो आपका जो वैल्यू g ऑफ z है वो जो है सैचुरेट कर रही है वैल्यूज़, सैचुरेट कर रही है मतलब इट्स अप्रोचिंग टू वन सिंगल वैल्यू, लाइक ये पॉजिटिव के लिए 1 एंड नेगेटिव के लिए -1 अप्रोच कर रहा है। तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी वैनिश हो जाएगा, अराउंड 0 रीच कर रहे हैं। ग्रेडियंट्स भी आप देख सकते हो टुवर्ड्स दिस एंड एंड दिस एंड। So that's why we won't be using tan h for your intermediate layers as well. Okay, there is one, let's move to the other activation function now. Okay, next activation function we're looking into is the ReLU activation function. इसमें जो ब्लू वाला कर्व है यहाँ पे उतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा है, ओवरलैप हो गया क्योंकि, तो ये ऐसा कर्व है ये, मतलब अगर z आपका 0 से कम है तो रेलू का जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 है, 0 से ज़्यादा है तो वो लीनियर है, पीस वाइज लीनियर फंक्शन हम बोलते हैं रेलू को। तो इसका अगर हमें फंक्शन लिखना है तो g ऑफ z इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0 कॉमा z। ओके, दिस इज g ऑफ z, और यही हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, g डैश z इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब z जो है 0 से बड़ा है, और जब z 0 से कम है तो ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। इसको डिराइव सिंपल है काफ़ी। तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा जेड, जेड अगर 0 से बड़ा है तो 1 हो जाएगा, जेड का डेरिवेटिव 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ओके इसका आप डेरिवेटिव कर्व देख रहे हो तो ये उतना स्मूथ नहीं है, इनफैक्ट ये एट एक जेड इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो हम जब ये z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि फिर हम बैक प्रोपगेशन कैसे करेंगे, राइट। हम डेरिवेटिव तो निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इस रेलू जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वी यूज़ सब डेरिवेटिव, सब डेरिवेटिव एट x इक्वल एट z इज इक्वल टू 0। जो सब डिफरेंशियल ऑफ रेलू है एट z z इज इक्वल टू 0, ये इंटरवल हम लेते हैं 0 से 1, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पिक कर सकते हो अगर z का वैल्यू 0 है। तो मतलब बैक प्रोपगेशन के टाइम में अगर z आपका ग्रेटर देन 0 है तो हम ग्रेडियंट 1 लेंगे, z अगर 0 से कम है, z अगर 0 से कम है तो हम 0 लेंगे, और अगर z इक्वल टू 0 है तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में, राइट।
ओके। तो जो डेरिवेटिव्स हैं इसका आप देख सकते हो कि काफ़ी सिंपल है, लाइक इट्स जस्ट 1 एंड 0 या 0 से 1 के बीच में कुछ भी। तो ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, हमारा कंप्यूटेशनली काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क में। कंप्यूट करना भी ईज़ी है, और ये जो है एक और पॉइंट इसमें रेलो में हम ये देख सकते हैं कि ये स्पार्सिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। स्पार्सिटी कैसे ला रहा है कि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो वो ज़ेड का अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उस नोड को ही वो ऑफ कर दे रहा है, मतलब ओवरऑल आउटपुट ही वो उसको ज़ीरो कर दे रहा है। तो इससे भी हमारी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बन जा रहा है। एक प्रॉब्लम ज़रूर है रेलो में, वो प्रॉब्लम है डाइंग रेलो की। डाइंग रेलो मतलब अगर इनपुट नेगेटिव है तो ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस करा वही। तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अगर आपके सारे इनपुट नेगेटिव में है तो कुछ लर्न ही नहीं करेगा मॉडल, सारा 0 0 आपके एक्टिवेशन फंक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, डाइंग रेलू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लीकी रेलू आया। दिस इज अनदर एक्टिवेशन फंक्शन, और इसका हम लोग अगर फंक्शन लिखेंगे तो जी ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड अगर जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, एंड जेड अगर जेड ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसमें अल्फा जो है वो स्मॉल नॉन ज़ीरो वैल्यू है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 0.01 लेते हैं। तो इफ़ यू क्रिएट द ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि 0.01 इंटू जेड, ये हो गया जेड जब आपका 0 से कम है, और अगर 0 से ज़्यादा है तो ये लीनियर है। दिस इज जी ऑफ जेड। और इसी को डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा जेड ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो में, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में ही हो जाएगा। हम्म, तो जेड अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो डिफरेंशियल इसका क्या हो गया अल्फ़ा, और ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या हो गया 1। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका न्यूरॉन एक्टिव नहीं था, जैसे इसमें वो ज़ीरो ही कर दे रहा था, तो इसमें वो ज़ीरो ना करके बहुत छोटी वैल्यूज रख रहा है, तो उससे जो डाइंग रेलू है कि ख़त्म ही पूरा ही ज़ीरो हो जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच, जहाँ पे इफ़ यू आर सीइंग लाइक स्पार्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही है तो यू कैन यूज़ लीकी रेलू इंस्टेड इन दोज केसेस। ओके, सो देयर इज़ वन मोर एक्टिवेशन फंक्शन जो हम देखना चाहेंगे बिफोर वी गो इनटू द कोडिंग पार्ट, and that activation function is called as softmax activation function. तो अभी तक हमने देखा कि सिग्मा और टैनेज, इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ कर रहे थे इन द आउटपुट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर्स के लिए हम लोग रेलो लीकी रेलो यूज़ कर रहे हैं। व्हाट अबाउट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग सॉफ्टमैक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टमैक्स करता क्या है, वो नॉर्मलाइज कर देता है अक्रॉस ऑल योर आउटपुट क्लासेस। तो समथिंग लाइक ये आपका सपोज इनपुट न्यूरॉन्स है, ये नेटवर्क है, और मे बी फाइनली यू हैव, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये आउटपुट लेयर है, और आउटपुट लेयर में यू हैव 3 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो ये एक वैल्यू आउटपुट करेगा, ये दूसरा और ये तीसरा आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, तो यू कैन नॉट रियली फाइंड कि कौन सा क्लास उसने प्रिडिक्ट कर रहा है।
तो वो प्रिडिक्शन निकालने के लिए आप आउटपुट लेयर में सॉफ्टमैक्स को यूज़ कर सकते हो। तो सॉफ्टमैक्स क्या करेगा, अ, जी सॉफ्टमैक्स का जो फंक्शन है वो है g ऑफ z ऑफ i इज़ इक्वल टू e ऑफ z ऑफ i डिवाइडेड बाय समेशन j e ऑफ z ऑफ j। इसमें जो i है वो स्पेसिफिक नोड है, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन, and summation of j e of zj is all your nodes. For this example it would be like j is coming from 1 2 and 3 of all the nodes. Okay, बट ये अप्रोच थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आपके नंबर ऑफ क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसके लिए कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो फॉर योर एंटायर नंबर ऑफ क्लासेस। एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव अगर देखते हैं तो g ऑफ डैश ऑफ जेड आई इज इक्वल टू g ऑफ जेड आई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस g ऑफ जेड आई इक्वल टू j। और जब i इक्वल टू j नहीं होता है तो ये माइनस ऑफ g ऑफ जेड आई इंटू g ऑफ जेड j व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसमें जब आप ये फॉर्मूला जो एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स अगर लगा दोगे तो हर आउटपुट हर न्यूरॉन के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आ जाएगी, समथिंग लाइक ये 0.2 आ गया, ये वाले के लिए सपोज 0.1 आ गया और इसके लिए 0.7 आ गया। तो अगर 3 क्लास क्लासिफिकेशन है तो आप बोल सकते हो कि मॉडल का प्रिडिक्शन जो है 3rd क्लास के लिए, क्योंकि उसका सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ऑलराइट, तो एक्टिवेशन फंक्शंस तो हम इतना ही कवर कर रहे हैं, बट नाउ लेट्स सी कि एक्टिवेशन फंक्शन को हम पाइथन कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं, ये मैंने छोटा सा एक कोड लिखा था टू शोकेस कि हम कैसे एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। पहले मेन लाइन्स अगर देखना है तो इट्स समथिंग लाइक यहाँ पे आप इनिट फंक्शन में ऑब्वियसली आप अपने सारे लेयर्स को डिफाइन करते हो, और फिर जो फॉरवर्ड एक फंक्शन बना लिया मैंने, और इस फंक्शन में हम एक एक करके लेयर्स को अपना अपेंड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, एक लीनियर लेयर है। इनपुट डायमेंशन आई एम टेकिंग इट टू बी 8 एंड हिडन लेयर की डायमेंशन आई एम टेकिंग इट टू बी 16। तो इनपुट में 8 यूनिट्स इनपुट रहेगा। उसके बाद फिर वो जो है एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर होगा और उसका आउटपुट डायमेंशन जो है 16 होगा। तो 8 यूनिट्स, 16 यूनिट्स, और वो सारे आपस में जितने कनेक्शंस हो सकते हैं वो सारे कनेक्शंस होंगे, बिकॉज दिस इज अ फुल्ली कनेक्टेड लेयर, लीनियर लेयर। अब इसमें जो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एफ सेल्फ डॉट एफ सी वन, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर है मेरी, और उसके ऊपर हमने रेलू फंक्शन लगाया ये। ऑलराइट, तो रेलू लगाया। उसके बाद फिर हम लोग, जब ये फर्स्ट लेयर आपका ख़त्म हो गया, सेकंड लेयर हमने फिर से एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर की लगा दिया, लीनियर लेयर लगाया एक और इस लीनियर लेयर में हमने कहाँ से इसका इनपुट क्या होगा, जो ये वाले का आउटपुट था, हिडन डायमेंशंस रहेगा इसका 16, और इसका आउटपुट डायमेंशंस हम लोग सेम ही ले रहे हैं इजी करने के लिए, तो उसको भी 16 ले लिया। और इसके ऊपर भी हम लोग ने fc2 ऑफ x, इसमें भी हमने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। अभी क्या करा, अब ये जो आउटपुट आ गया, अब इसके ऊपर हम लोग एक और लीनियर लेयर लगाए, थर्ड लेयर। उसमें हम लोग हिडन डायमेंशन मतलब 16 से लेकर आउटपुट डायमेंशन विच इज़ 1, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो हमारा 16 से 1
में वो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स जो है 16, आउटपुट्स इज़ 1, तो ओनली 1 यूनिट, और इनमें जितने कनेक्शंस हो सकते हैं वो सारे किए। और जो फाइनल नोड है उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन लगा रहे हैं। तो लास्ट में हमने आउटपुट लेयर में सिग्मॉइड आउटपुट जो यूनिट है मेरा, उसमें हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। तो अब क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू मेरी क्या आएगी, अभी हमने देखा भी था, हमारा वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आउटपुट हो रहा होगा, तो वो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आउटपुट होगी। तो ऐसे करके हम ये कोड को लिखते हैं, काफ़ी ईज़ी है। और इसमें इनिट फंक्शन हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि nn डॉट मॉड्यूल को हम इनहेरिट कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ हमने जितने भी लेयर्स वगैरह nn टॉर्च, पाईटॉर्च के सारे हम लोग फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग हम लोग बेसिकली एक नया क्लास डिफाइन कर रहे हैं नेट नाम से, जो कि आपका nn डॉट मॉड्यूल या फिर टॉर्च डॉट nn डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट कर रहा है। और फिर जो उसका पेरेंट क्लास है, मतलब जो nn डॉट मॉड्यूल क्लास है, उसको हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बस उसके बाद फिर यहाँ लेयर्स वगैरह लिख के नीचे उसके कनेक्शंस कर देंगे और रिटर्न करा देंगे। और ये आपको नेट देखना है कि कैसा दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये आप देखिए, तो इसमें ये फर्स्ट लेयर था, राइट? उसके बाद उसके ऊपर हमने रेलू लगाया। उसके बाद ये नेक्स्ट लेयर है, 16 से 16 आउटपुट लेयर, और उसके ऊपर फिर से रेलू लगाया। और फिर फाइनल जो लेयर है उसमें हमने 16 से 1 कर दे रहे हैं, और उसमें हम जो है सिग्मॉइड लगा रहे हैं। आई गेस अब तक आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर हुआ होगा। और आज का हमारा ट्यूटोरियल यहीं तक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। और अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।